जय हिंद दोस्तों। जैसा कि ये मध्य प्रदेश जीके की क्लास 8वीं है। और अभी हमने कल पिछली क्लास में 30 क्वेश्चन कवर किए थे जो नदियों और घाटियों से थे। इसी के आगे ये अपना 31वां क्वेश्चन है, नदियों और घाटियों से आगे। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की क्लास 7th है और नदियों और घाटियों की क्लास 2 है। तो आप लोग प्लीज़ पहले वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आप पहले वीडियो को देखेंगे उसके आगे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अपने पेपर में आने वाले। ये पेपर अपने मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट और मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। जो आगे परीक्षा आने वाली है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हुआ और मध्य पुलिस हुई, अभी पुलिस की 10,000 वैकेंसीज, तो एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा वो सेट बाई सेट कि किस चीज़ से अपन कैसे तैयारी करें और इतने दिन में कैसे कवर अप करें कोर्स को। अभी फिलहाल में जो टीएसबी ने अपना चेंज किया है उसके बारे में बताऊंगा कि ये अभी पुराने उसी पे ही पेपर होगा। ये नए वाले जैसे पेपर अभी हो ही नहीं सकता, इसलिए आप लोग कुछ टेंशन ना लें। और जैसी ही तैयारी आप करते हैं वैसी तैयारी आप करते रहें। जिससे क्वेश्चन नंबर 31 में है, जाना पाव पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। तो जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है जाना पाव पहाड़ी से कौन, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है तो कौन सी नदी निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से, एक मिनट, जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जनापा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो जनापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। ठीक है, जनापा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की इंदौर जिले के महू तहसील में स्थित जनापाई पहाड़ी से। कहाँ से है? जनापाई पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम स्थल हमने कल बताया था, कहाँ पे है इसका? महू में। कहाँ पे? महू में। मऊ में स्थित जनापा पहाड़ी। कहाँ पे? जाना पाँव पहाड़ी। ठीक है, मनुष्य जन्म दोष। ठीक है, और स्थित जनावर विभिन्न विभक्त से होता है। किस कहाँ से होता है? विभिन्न विभक्त। यह नदी उत्तर मध्य भारत में यमुना नदी में मुख्य सहायक नदी है। किसकी है? उत्तर मध्य भारत में यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। किसकी? यमुना, यमुना नदी की। क्वेश्चन रिपीटेड भी हो रहे हैं, आप लोग याद करते जाइएगा उसको। ठीक है, जैसे मैंने कल पढ़ाया था, आप उसमें वही क्वेश्चन आपको आगे कुछ मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी, क्या? सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। रांची प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है। प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है। बेतवा पे, नर्मदा के, सोन के या केन के? ठीक है, तो इसका उत्तर है बेतवा। इसका है बेतवा। इसका है बेतवा। किसका है ये? बेतवा। उत्तर नंबर आ। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सांची। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल कौन सा? बौद्ध, बौद्ध तीर्थ स्थल सांची, जो रायसेन जिला। कौन सा? रायसेन जिला। जो रायसेन जिला बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस पे है? बेतवा नदी के तट पर स्थित। जो कहाँ पे? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा महान स्तूप चैत्य विहार स्थित है। देखो, अब करंट अपडेट देखो। सांची भारत का पहला सोलर नगरी बन चुकी है। क्या बनी है? सोलर सिटी। क्या बनी है? सोलर सिटी। सांची भारत की पहली, क्या? सांची भारत की पहली, सांची भारत की पहली सोलर सिटी। क्या? सोलर सिटी। सोलर सिटी या सोलर नगरी बन चुकी है जहां बिजली अधिकांश जरूरतों और सौर ऊर्जा पूरी की जा रही है। क्या बना जी? सांची भारत की पहली, कौन सी? फर्स्ट। कौन सी? फर्स्ट। कौन सी? फर्स्ट। कौन सी? सांची भारत की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। करंट अपडेट है ये। क्या है? करंट का है। ठीक है, इसको समझो आप लोग। प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है, बेतवा के तट पर स्थित है।
बौद्ध तीर्थ स्थल सांची रायसेन जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। वहाँ पे बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा महान स्तूप चैत्य विहार स्थित है। यहाँ पे चैत्य विहार स्थित है। महान सम्राट अशोक द्वारा महान स्तूप, कौन से महान स्तूप, महान स्तूप चैत्य और बिहार, चैत्य और बिहार स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, 33वां 33। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपसे पूछ रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल, चपरा, नर्मदा या महानदी? कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है। इसको कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। भाया भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी किसकी है? भारत की। यह है भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ये बहती हुई खंबात खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कहाँ में गिरती है? खंबात से अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी से, कहाँ पे? खंबात की खाड़ी से, खंबात की खाड़ी से अरब सागर में। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर से, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। समझ गए इस चीज को? कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। जीवन रेखा किसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। क्या है? नर्मदा, जो पूरब से पश्चिम की ओर गिरती है। खंबात की खाड़ी से लेकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में, नर्मदा जल में हिस्सा है। नर्मदा किस जल में हिस्सा है? नर्मदा जल में हिस्सा है किसमें? नर्मदा जल में हिस्सा है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश या गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र में? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र। मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका है। मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, राजस्थान व महाराष्ट्र भी है। अब देखो समझो, वर्ष 1969 में गठित नर्मदा जल विभाग। क्या? वर्ष 1969 में, वर्ष 1969, सुन रहे इस चीज को? वर्ष 1969 में गठित नर्मदा जल विभाग। क्या? नर्मदा, नर्मदा जल विभाग क्या हुआ था? नर्मदा जल विभाग, वर्ष नर्मदा जल विभाग न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी के पानी का बंटवारा 4 राज्यों में हुआ। कहाँ पे हुआ? नर्मदा जल विभाग न्यायाधिकरण, क्या? न्यायाधिकरण, न्याय न्यायाधिकरण NWDTA, NWDT के निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी के पानी का बंटवारा नर्मदा नर्मदा नदी के पानी का बंटवारा, क्या? बंटवारा 4 राज्यों, किसमें? 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसके बीच में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बीच, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिला। सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला? मध्य प्रदेश को। किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला। सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला? सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला। किसको मिला? सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला? मध्य प्रदेश को। सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला? सबसे बड़ा हिस्सा अपना किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला। किसको मिला? किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला। समझ गया? नगर का हिस्सा कैसे? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। पर सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला? अपने किसको? मध्य प्रदेश को। किसको मिला? मध्य प्रदेश को। समझ गया इस चीज को? क्वेश्चन नंबर, जल में हिस्सा कैसे वर्ष समझ गया किस चीज को? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को। सबसे बड़ा किसको मिला? मध्य प्रदेश को। ठीक है। ये गुजरात, राजस्थान व फिर महाराष्ट्र को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी? कल मैंने उसका आंसर बताया था, बताया था।
कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1077, 1077 है, 1177 है, 977 है, 101707। अब देखो आपको 77 में कंफ्यूज करेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, एग्जामिनर क्या होता है, लंबाई वगैरह पूछता है, तो जैसे अपन को ऑप्शन में 1077, जैसे इसने बोली 1077, 1177, 977, 1777, ठीक है। पर अपन को याद है ना किसकी लंबाई कितनी है? 1777 कितनी है? 1077 कितनी है? 1077। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी थी बताई थी हमने? टोटल लंबाई मतलब टोटल कितनी लंबाई थी? लंबाई नर्मदा नदी की लंबाई कितनी बताई थी मैंने कल? टोटल लंबाई बताई थी आपको 13/12। कितनी बताई थी? 13/12। इसमें से मध्य प्रदेश का कितना अकेला हिस्सा है? मध्य प्रदेश में कितना है? 1077। कितना है? 1077। अब बाकी तो किलोमीटर ये है, बाकी महाराष्ट्र और गुजरात में रहता है। किस में रहता है? महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। अब इसके बाद मतलब अकेला इतना हिस्सा 1077 किसको दिया है? मध्य प्रदेश को। टोटल लंबाई कितनी है? 13/12 मतलब 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितना? 77 मिला। बाकी किसको मिला? महाराष्ट्र और गुजरात को मिला, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1077 या 1077, ठीक है। एक कोड याद कर लेंगे, 1077 कितना? 1077, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। पुराणों में बेतवा का नाम पुराणों में बेतवा का नाम रखा था, क्या रखा था? वैनगंगा, बैत्रवती, बेस्ता या पीतस्ता। तो बैत्रवती क्या रखा था? बैत्रवती क्या रखा था? बैत्रवती। देखो, प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में बैतवा नदी को बैत्रवती नाम से पुकारा गया था। इसका उद्गम क्या है? रायसेन जिले के कुमार गांव से होता है। किसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम रायसेन रायसेन जिले के रायसेन जिले के कुमार गांव। कौन सा गांव? कुमार गांव से होता है। इसे अपनी गंदगी के प्रदूषण के स्तर पर कई बार मध्य प्रदेश को गंगा भी कहा जाता है। क्या है? गंदगी और प्रदूषण के स्तर के कारण कई बार मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। किस लिए कहा जाता है? प्रदूषण और गंदगी, ठीक है। समझ आ गया? इसे प्रदूषण और गंदगी के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। पुराने बैत्रवती, ठीक है। अब उद्गम स्थल क्या है? राजस्थान जिले के कुमारगांव से है, और इसे मध्य से गंगा भी कहा जाता है, प्रदूषण गंदगी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में, चंबल के उद्गम स्थल पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जन जनकेश्वर मंदिर है, या हटकेश्वर है, कृष्ण मंदिर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है जनकेश्वर मंदिर, जनकेश्वर महादेव। चंबल के उद्गम स्थल पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जनकेश्वर महादेव। कौन सा है? जनकेश्वर महादेव। अब महू के पास जनापा पहाड़ी पर जहां से चंबल नदी की उत्पत्ति हुई है, वहां प्राचीन जनकेश्वर महादेव मंदिर है। इसे महर्षि जमगिन महान भगवान परशुराम के पिता तपस्विनी ने तपस् स्थली भी माना जाता है। क्या ना? तपस्थली भी माना जाता है। चंबल के उद्गम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जानकेश्वर, जो कहाँ पे? जो चंबल नदी की उत्पत्ति पर जो महू के पास जनापा पहाड़ी से जहाँ उत्पत्ति होती है, वहाँ प्राचीन जानकेश्वर मंदिर है। कहाँ पे? जानकेश्वर मंदिर है, ठीक है। क्लियर इस चीज को? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। चंबल निम्न प्रसिद्ध से होकर बहती है, मतलब चंबल निम्न प्रदेश में होकर कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर बहती है, या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान से होकर बहती है, मध्य प्रदेश राजस्थान नई दिल्ली से होकर बहती है। तो आपको बताना चाहिए कहाँ से बहती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य मतलब ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है और राजस्थान में भी बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की, आपको पता चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? इंदौर से निकलकर, इंदौर से निकलकर कहाँ पर प्रवेश करती है? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वापस मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाते हुए फिर वापस मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाकर उत्तर प्रदेश के
इटावा, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना, कहाँ पे, यमुना नदी में मिल जाती। समझा गया इस चीज को। चंबल नदी निम्न में से किस प्रदेश होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, ये अपना आंसर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इसके बाद इंदौर से इंदौर से निकलकर पहले राजस्थान जाती है। इंदौर से निकल कहाँ जाती है? राजस्थान। फिर राजस्थान से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाकर उत्तर प्रदेश के इटावा, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? परीक्षा, अवंती, उज्जवनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका परीक्षा नाम क्या है? परीक्षा। क्या नाम है? परीक्षा। क्षिप्रा नदी का नाम परीक्षा या पूर्ण सिलसिला है, या इसके बाद कौन सा नाम है? पूर्ण, एक मिनट, पूर्ण सलिला, पूर्ण सलिला। ठीक है, यह इंदौर के पास काकरी वरड़ी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदौर की, इंदौर से काकरी, काकरी वरड़ी पहाड़ी, कहाँ से? काकरी वरड़ी पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है, से निकलती। इसके तट पर प्रसिद्ध धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित है। कहाँ है? उज्जैन स्थित है, जो प्रत्येक वर्ष 12 साल में कुंभ का मेला आयोजित होता है। कहाँ हो जाता है? उज्जैन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उज्जैन। कहाँ है स्थित? उज्जैन। यह पहाड़ी से निकलती है। इसके तट पर प्रसिद्ध, इसके तट पर प्रसिद्ध धार्मिक नगरी कौन सी? धार्मिक नगरी उज्जैन। कौन सी है? उज्जैन स्थित है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष, कितने वर्ष? 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला, कौन सा मेला? कुंभ मेला कब लगता है? 12 वर्ष बाद। अब ये 2027 में लगेगा। कहाँ लगेगा? 2027 में कुंभ आयोजित होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। 27 से 28 के समथिंग लगेगा। फिर प्रसिद्ध धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में संगस्त को, उज्जैन के तरफ छिपे नगर कौन सा वो है, नगरी है? उज्जैन के, उज्जैन कौन सी? उज्जैन, जो धर्म नगरी उज्जैन स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में संगस्त कुंभ मेला आयोजित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्न में से कौन सी नदियां ऐसी हैं जिन्हें जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, मतलब साल भर, जिनमें वर्ष भर पानी रहता है? ताप्ती, चंबल, बेतवा या उपरोक्त में से सभी। तो ऐसी नदियां ये ताप्ती भी है, चंबल भी है, बेतवा भी है और मतलब इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त में से सभी। तो ठीक है, इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त में सभी। ऐसा पानी दिन भर मतलब सालों में भरा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राणहिता या प्राणहित संगम कहते हैं। नर्मदा या तवाको, काली सिंध, काली सिंध या चंबल को, बिनगंगा या वर्धा को, या कावेरी या सिंधु को। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कावेरी या सिंध को। इसको कहते हैं विनगंगा और वर्धा को। किसको? विनगंगा और वर्धा को। देखो, जब बीनगंगा और वर्धा नदियां महाराष्ट्र के सचोली के पास आपस में मिलती हैं, तो इन तो उनके इस पवित्र संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। बाद में यह प्राणहित नदी गोदा नदी में मिलन हो जाती है। किसमें हो जाती है? ये दोनों किसमें मिल जाती हैं? गोदावरी। किसमें मिल जाती हैं? गोदावरी। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी में मिल जाती है। अब जब बीनगंगा और वर्धा, बीनगंगा, बीनगंगा और वो वर्धा, बीनगंगा और वर्धा महाराष्ट्र के सिचोली के पास, किसके पास?
महाराष्ट्र के सिचौली के पास, किसके, सिचौली के पास, महाराष्ट्र के सिचौली के पास आपस में मिलती हैं। कब मिलती हैं? आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, महाराष्ट्र के सिचौली से आपस में मिलती हैं। बिरगंगा और वर्धा महाराष्ट्र की सिचौली के पास आपस में मिलती हैं, तो इनका पवित्र को प्रणाम प्राणहित के नाम से जाना था। यह पवित्र खुदरावली में मिलकर विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली में घेरती है? किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली में घेरती है? जबलपुर को, होशंगाबाद को, नरसिंहपुर को, मंडला को, किसको घेरती है? जबलपुर को, होशंगाबाद, नरसिंहपुर को या मंडला को? तो किसको घेरती है? मंडला। किसको घेरती है? मंडला को। नर्मदा नदी मंडला शहर को तीनों ओर से एक चक्र या कुंडली के आकार में घेरती है, आगे बढ़ती है, इसका प्रायद्वीप जैसा दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? प्रायद्वीप जैसा दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पिछले बनाया था आपको। सबसे, और भारत की सबसे नदियों में इसका नंबर कौन सा है? अब बताइए। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पांचवा, छठवां, सातवां या आठवां, तो उसका उत्तर क्या था? पांचवा। क्या है? पांचवा। देखो भारत में पूर्णतः अधिकांश और बड़ी नदियों के प्रवाह तंत्र को देखा गया तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना के बाद नर्मदा पांचवी सबसे बड़ी नदी है। पहले कौन सी है? गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, इसके बाद नर्मदा। ठीक है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। ठीक है। ये पांचवी सबसे बड़ी नदी है। पहले कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। ठीक है। तो पांचवी अपनी नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर अपन 44 देखते, 44वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल में सबसे सीमा सीमापस्त जलप्रपात कौन सा है? सबसे सीमापस्त जलप्रपात कौन सा है? कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार या सहस्त्र धारा? तो कौन सा है? कपिल धारा। कौन सी है? कपिल धारा। अब देखो, अमरकंटक अनूपपुर जिला में नर्मदा उद्गम उद्गम स्थल से मात्र 6 से 8 किलोमीटर दूरी सबसे पहला जलप्रपात कपिल धारा बनता है। इसके ठीक आगे दुग्ध धारा जलप्रपात बनता है। मतलब फर्स्ट पे कौन सा बनेगा? कपिल धारा। कौन सा? कपिल धारा। इसके बाद फिर कौन बनेगा? दुग्ध धारा। दुग्ध धारा मतलब ये, ठीक है, दुग्ध धारा, इसके ठीक आगे दुग्ध जलप्रपात स्थित होता है। मतलब इसमें क्या है, आगे से बढ़ता है, जैसे तो खाई तो पानी का एक साथ गिरता है, मतलब झरना टाइप का लगता है, तो उस टाइप का पूरा पानी अंदर से समा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अनूपपुर जिले में इसका होता है, अनूपपुर जिले में कपिल धारा बन जाता है, फिर इसके बाद दुग्ध धारा बनता है। ठीक है। समझ आ गया इस चीज़ को? क्लियर है? नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से सबसे सीमा से जलप्रपात कौन सा है? कपिल धारा। कौन सा है? कपिल धारा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है, इसकी ऊंचाई कितनी है? आपसे पूछ रहा है धुआंधार जलप्रपात है, जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। जबलपुर के भेड़ाघाट, कौन सा? जबलपुर के भेड़ाघाट, समझिए इस चीज। जबलपुर के भेड़ाघाट, कौन सा? जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। इसमें प्रारंभिक स्रोत से लगभग 30 से या 9 से 10 मीटर दर्शाया जाता है, लेकिन पुस्तक के अनुसार 15 मीटर, मतलब अगर आपको इसमें लगभग 30 फीट या 9 से 10 मीटर बताते हैं, 30 फीट या 15 मीटर क्लियर हो। ठीक है, इसी समझ लेना। धुआं जलप्रपात कहाँ पे? जबलपुर में है, भेड़ाघाट में। कहाँ पे? भेड़ाघाट में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, 46, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अभी हाल हमने बताया था आपको। कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितना है? 1312 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। अमरगढ़ खंबा दिखाड़ी दूरी तय करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में से नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी हैं? निम्न में से नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी हैं? हिरन, ऊंट, हथनी या उपरोक्त में से? तो उसको क्या? उपरोक्त में से सभी। क्या? उपरोक्त में से सभी। इसकी हमने कल बताया था, ऐसी 41 सहायक नदियां जैसे हिरन, हथनी, शेर, शक्कर, दूध, हवा प्रमुख नदियां, जो कि दाएं से बाएं तट से आकार से मिलती हैं। ऊंट है, हथनी है, शेर है, शक्कर है। कौन कौन सी हैं?
नर्मदा नदी की कुल नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदी है। कितनी? हिरन, ऊंट, हथिनी, शक्कर, दूधी और तवा। ठीक है, कौन सी है? तवा। ये दोनों ना बाएं से दाएं तट के होकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ठीक है, सरोवर सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? सरदार सरोवर बहुमुखी आपको समझो। सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कृष्णा, गंगा, ताप्ती या नर्मदा? तो किस पर किया गया था? नर्मदा। किस पर किया गया था? नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले के निर्मित में विशाल बहुशिखी जल परियोजना के चारों राज्यों की ओर बिजली और पानी की आपूर्ति होती है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी स्थित है। कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी स्थित है। किसका उत्तर क्या है? नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। मध्य प्रदेश का मौर्यकाल मध्य प्रदेश का मौर्यकालीन सुप्रसिद्ध नगर बिदसा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पार्वती, नर्मदा, बेतवा या काली सिंध? तो इसका उत्तर क्या है? बेतवा। क्या है? बेतवा। प्राचीन ऐतिहासिक नगरी बिदसा जिले जिसे भेलसा या बिसनगर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिदसा को। बिदसा को भेलसा या बिसनगर भेलसा या बिसनगर भी कहा जाता है। ये बेतवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे? बेतवा। किसके स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित। क्लियर है इस चीज को? क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। प्रदेश की कौन सी नदी जो कि पूरब से पश्चिम की नर्मदा के समांतर बहती है? बेतवा, ताप्ती, सोन या क्षिप्रा? तो कौन सी है इसका उत्तर? ताप्ती। कौन सा है? ताप्ती। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। क्या निकलती है? बैतूल जिले से। बैतूल जिले से बैतूल जिले से मुल्ताई से। कहाँ से? मुल्ताई से। मुल्ताई से निकलती। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। जो नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की बहती अरब सागर की जगह गिरती है। ठीक है, बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है। बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है। प्रदेश की कौन सी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है? ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती। इनके में देखो 51। किस नदी के पूर्व से चर्मवती के नाम से जाना जाता है? चर्मवती के नाम से चर्मपति नाम के जाना जाता है। चंद्रशेखर, चंबल, तवा या पार्वती? चंबल, चंद्रशेखर, तवा या पार्वती? तो किसको? चंबल से। किसको? चंबल से। महाकवि देखो महाकवि कालिदास के ग्रंथों और महाभारत में चंबल नदी को चर्मपति या कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभारत। कहाँ पे? महाभारत और कालिदास के ग्रंथ कालिदास के ग्रंथों और महाभारत चंबल नदी चर्मवती या चर्मवती या कामधेनु? क्या है? कामधेनु। चर्मवती या कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? किस नदी को पूर्व में चरमवती के नाम से जाना जाता है? तो चंबल को। किसको? चंबल को। कालिदास ग्रंथ और महाभारत में चंबल नदी को चरमवती या कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन अगर कामधेनु भी है तो आप चंबल नदी ही लगाना। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 52 या 52। चंबल का उद्गम स्थल जानापा प्रवेश किस शहर से निकट स्थित है? हमने बताया था इंदौर से। किससे? इंदौर से। कहाँ पे? इंदौर से।
सॉरी, इंदौर के महू से स्थित है। कहाँ से? महू। इंदौर, इधर देखो तुमने गलती कर दी, इंदौर लगा दिया, और इसका उत्तर अगर हम महू दे जाए तो महू लगा लेना, ठीक है। इंदौर के महू से स्थित है। कहाँ से? इंदौर के महू से स्थित है। बल्कि महू डॉक्टर अंबेडकर नगर तहसील के अंतर्गत आता है, क्या है इसे। इन महू को आधिकारिक में डॉक्टर अंबेडकर नाम बदलकर, वो महू का आधिकारिक नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर रख दिया गया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। महू का नाम अगर यहाँ पे अंबेडकर भी लिखे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर अंबेडकर नगर, ठीक है। महू का नाम बदलेगा डॉक्टर अंबेडकर नगर। अगर आपको क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल जनाबा प्रदेश किस शहर में स्थित है, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर, तो हाँ लगा के ना, महू भी लिख किया है तो लगा देना, ठीक है, इंदौर लगा के मत आ जाना। क्वेश्चन नंबर 53, चंबल नदी का जल किन जिलों को सिंचाई के लिए प्राप्त होता है? चंबल नदी का जल किन जिलों के लिए सिंचाई के लिए प्राप्त होता है? धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंडी, कोटा, धौलपुर, या उपरोक्त में से सभी। धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंडी, कोटा, धौलपुर, मतलब उपरोक्त में से सभी, मतलब सभी को। कहाँ पे? सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, भिंड तथा राजस्थान में कोटा, बूंदी, धौलपुर जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई की जाती है, ठीक है। समझा कि कौन कौन से हैं? समझ लिखो एक बार, मैं बोल रहा हूँ आप लिख के जाना। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड तथा राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर धौलपुर जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई की जाती है, ठीक है। समझ आ गया इस चीज को, ध्यान रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? काली सिंध, गंजाल, या पार्वती, या बनास। तो कौन सी है? गांजाड़। कौन सी? गांजाड़। काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा और बनास चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि गांजल नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी है ये? नर्मदा नदी। किसकी है? नर्मदा नदी की गांजल सहायक, इसको ध्यान रखना, नर्मदा नदी गांजल नदी की सहायक नदी है, और ये बाएं से सरका अगर मिलती है, ठीक है। और काली सिंध, पार्वती, बनास, काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा, एक और जोड़ लो उसमें, क्षिप्रा, ये किसकी है? चंबल की है। किसकी है? चंबल की, ठीक है। नर्मदा नदी कौन सी है? गांजाल, ठीक है, समझेगा। तो ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 या 55, चुलिया झरना में किस नदी का पानी गिरता है? चुलिया झरना में किस नदी का पानी गिरता है? नर्मदा का, चंबल का, बेतवा का, या सोन का। तो किसका गिरता है? चंबल का। किसका गिरता है? चंबल का। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसुर भैंसुरगढ़ के पास चंबल नदी पर प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात स्थित है, जिसका लगभग लगभग 18 मीटर, कितनी है? चुलिया कितनी है? 18 मीटर लंबी। कितनी है? 18 मीटर, ठीक है। कितनी है ये? 18 मीटर लंबी। किसमें? चंबल नदी। किस पे? चंबल नदी में। कहाँ पे? चंबल में। समझ गया इस चीज को। तो चुलिया झरना में किस नदी का पानी गिरा है? चंबल का, जो कितनी? 18 मीटर लंबी। चुलिया पे से जलप्रपात से भैंस, ये चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ पे? राजस्थान के चित्तौड़गढ़। कहाँ पे है ये? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसुरगढ़, भैंसुरगढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ भैंसुरगढ़, इसकी चुलिया में प्रसिद्ध है, ठीक है। किसी को नहीं? क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। किस नदी में बाढ़ अधिक
आकस्मिक व विनाशकारी होती है? किस नदी की बाढ़ आकस्मिक व विनाशकारी होती है? सोन, केन, बेतवा या काली सिंध? तो कौन सा है? सोन नदी की। उसका है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। क्या है उद्गम? अमरकंटक। कहाँ पे? अमरकंटक में। कहाँ पे? अमरकंटक में। अब बता दो, पहाड़ी और पठारी अंचलों से गुजरता है। भारी मानसून वर्षा के समय नदी का जलस्तर बहुत तीव्र और अचानक वृद्धि होता है, इसके कारण विनाशकारी बाढ़ आती। ठीक है, इसका उद्गम। ठीक है, ध्यान रखना, अमरकंटक, वहां पे अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 57। सोन नदी के अफवाह अफवाह का क्षेत्रफल, अफवाह का क्षेत्रफल कितना है? सोन नदी के अफवाह का क्षेत्रफल कितना है? 19,700, 17,900, 18,900 या 18,700? कितना है? 17,900। कितना है? 17,900 वर्ग। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सीमाओं के भीतर इसका मुख्य आबाद क्षेत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। ठीक है, 780 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 या 58। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंह सिंघवा पर्वत से, रायसेन कुमारगांव से, महू के जाना पाओ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है रायसेन की कुमारगांव से। कहाँ से? रायसेन की कुमारगांव से। जिसे बेतवती गंगा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के कुमारगांव से, यहाँ बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, कब से? कुमारगांव से बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती। ठीक है, मिल जाती। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? रायसेन से कुमारगांव से, बेतन गौतम से रायसेन कुमारगांव से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59। बेतवा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? बेतवा नदी में निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? धसान, बीना, सिंध या काली सिंध? ठीक है, तो इसका आसान, धसान, बीना, सिंध या काली सिंध। तो कौन सी नहीं है? काली सिंध। कौन सी नहीं है? काली सिंध नहीं है। धसान, बीना और सिंध यमुना की प्रत्येक सहायक है, परंतु इसके कुछ हिस्से बेतवा से जुड़ते हैं। ठीक है, काली सिंध सटीक उत्तर है, क्योंकि काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, बेतवा की नहीं। ठीक है, किस चीज को समझ में आ गया? काली सिंध किसकी? बेतवा की सहायक। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, बट बेतवा की नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। सागर जिले का भालकुंड, सागर जिले सागर जिले का भालकुंड प्रताप किस नदी पर अवस्थित है? 60 में क्वेश्चन है, सागर जिले का भालकुंड प्रताप प्रपात किस नदी पर स्थित है? बेतवा, दसान, बीना या सिंध? किस पे है? बीना। किस पे है? बीना पे। किस पे? बीना पे। सागर जिले के राहतगढ़ के पास बीना नदी, जो कि बेतवा की सहायक नदी नहीं है, जो कि बेतवा की सहायक नदी है, क्या है? बेतवा की सहायक नदी है, क्या है? बीना। फिर प्रसिद्ध भालकुंड जलप्रपात रोहतगढ़ की, उसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है? जो भालकुंड है, जलप्रताप है, इसकी ऊंचाई कितनी? 38 मीटर है। भालकुंड की इसकी ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। 38 मीटर। जो बीना, इसका उत्तर क्या है? बीना। सागर जिले के भालकुंड जलप्रताप किस नदी पर स्थित है? बीना पर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। भालकुंड जलप्रताप है, राहतगढ़ जलप्रताप स्थित है। क्या है? राहतगढ़ जलप्रताप स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखो। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें इस बार हमने 40 क्वेश्चन कवर अप किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये समझ लीजिए, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपने जरूर वीडियो देख के जाइए, पेपर अगर आपका होता है। मैं ये नहीं कहता आप इसको नोट करिए, स्पीड में देखिए, बट एक बार रिवीजन करके जरूर जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी पर राज्य की प्रथम जल विद्युत, चंबल नदी की राज्य चंबल नदी की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नाम से लागू की गई? गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, संजय सागर बांध या उपरोक्त में से सभी? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए?
गांधी सागर बांध या इंदिरा सागर या सागर, तो उसका उत्तर है गांधी सागर बांध। क्या है? गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, जैसे जल जल परियोजना, चंबल नदी पर मंदसौर, मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध, कौन सा? गांधी सागर बांध 1960, कब? 1960 के रूप में स्थापित की गई। इसकी कुल उत्पन्न क्षमता 115 वाट है। क्या है? इसकी कुल उत्पादन, कुल उत्पादन क्षमता 115 मेगा वाट। कितना है? 115 मेगावाट। कितना है? 115 मेगावाट। देखो समझे, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी पर राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नाम से लागू हुई थी? तो गांधी सागर, गांधी सागर बांध पर हुई। किससे? गांधी सागर बांध। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध 1960 के रूप में स्थापित की गई। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। कितनी है? 115 मेगावाट। कितनी है? 115 मेगावाट। समझेगा इस चीज को? क्लियर है? कितना है? 115 मेगावाट। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 62। किस नदी पर, किस नदी द्वारा अवनालिका अपर्दम द्वारा बड़े बड़े विहरों का निर्माण किया गया? सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा या धसान नदी? तो इसका उत्तर क्या है? चंबल नदी। किस पे किया गया? चंबल नदी। चंबल नदी अपने मार्ग पर भारी अनाल अवनालिका अपर्दन करती है, जिसका कारण सोईपुर, मुरैना, भिंड जिलों गहरे गड्ढे और चंबल के भीड़ों का निर्माण हुआ है। क्या कहते हैं? गड्ढे का। इसका कारण क्या हुआ? गड्ढे हुए हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर है 62, चंबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, 63। तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायसेन के पर्वत, रायसेन के पर्वत, कुमार कुमार का पर्वत, कालीभीत पहाड़ियां या विंध्य पहाड़ियां? उसका मतलब कालीभीत पहाड़। क्या है? कालीभीत पहाड़ियां। क्या है? कालीभीत। नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी तवा है। सबसे प्रमुख सहायक नदी क्या है? नर्मदा की तवा। ठीक है। उद्गम स्थल होशंगा नर्मदा जिले में सतपुरी श्रेणी कालीभीत महादेव पंचमढ़ी क्षेत्र से स्थित होता है। कालीभीत पहाड़ी में। ठीक है। तवा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी? तवा नदी है। यह कालीभीत पहाड़ियों से होती उद्गम स्थल है। क्या है? कालीभीत पहाड़ियों। क्वेश्चन नंबर 65, 65। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले में? क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले में? पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। तो किस में है? इंदौर। किस जिले में? इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। अब उज्जैन ठोक के मत आ जाना तुम तो भाई, उज्जैन जिला उज्जैन ठोक, देखो समझो इस चीज को। क्षिप्रा नदी का उद्गम पूछ रहा है अपन से। क्या पूछे? उद्गम। उद्गम इंदौर जिले के महू छावनी के समीप काकड़बड़ी पहाड़ी से होता है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। तो कहाँ से उद्गम स्थान? क्षिप्रा, अपनी नदी पे उज्जैन लगाना, उद्गम है इंदौर के लगाना। कहाँ से? काकरी वरडी पहाड़ी से। कहाँ के? काकरी बरडी पहाड़ी। कौन सी? काकरी बरडी पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 67। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बंगाली गांव के किस जिले में आता है? काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बंगाली गांव किस जिले में आता है? बंगाली गांव किस जिले में आता है?
इंदौर में, देवास में, मंदसौर में, उज्जैन में। तो इसका उत्तर है देवास। क्या है? देवास। ठीक है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बंगाली गांव के पास बुद्धि में पर्वत से मिल होता है। यह भी जहाँ आकर चंबल नदी से मिलती है। कैसे मिलती है? चंबल नदी से मिलती है। ठीक, क्लियर है इस चीज को? किस गांव से आता है? देवास से आता है। बंगाली गांव से, देवास गांव से आता है। क्वेश्चन नंबर 69 या 69। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिरोज से, जो गुना, सिरोज से गुना, व्यवहार, राजगढ़, या इनमें से कोई नहीं, या नरसिंह। ठीक है। तो ये उत्तर है सिरोज से। कहाँ से? गुना, सिरोज से। कहाँ से निकलती है? सिरोज से। सिंध नदी का उद्गम मालवा का पठार पर स्थित बिरसा जिले के सिरोज तहसील से होता है। पूर्व में क्षेत्र में गुना के समीप प्राथमिक संबंध रहा है। इसे बिरसा जिले का भाग है। कहाँ से? बिरसा जिले का भाग है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिरोज से, गुना से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी से मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी से मिलती है? ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। किसके लिए? होमवर्क के लिए। ठीक है। इसका उत्तर हमें जरूर बताइए। आपको पता होना चाहिए। बताया भी है हमने किस चीज़ का है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वीडियो को लाइक करो। ठीक, ध्यान से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है फर्स्ट ईयर पर, उनको शेयर करिए। वो, मान लीजिए अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो उसमें अभी आपने देखा होगा नदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमपीजी के अच्छी खासी आ रही है। तो उनके बहुत ही लाभदायक होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन ना मिले। 101% एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेंगे आपको, क्योंकि इतना डीपली से हमने इसको बताया है। एक क्वेश्चन के हमने आगे क्वेश्चन बताए हैं और उनको समझाया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सम बताइए कि सर ये, या भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको आगे सुधार लाऊँ। ठीक है। वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो हमें प्लीज़ बताइए। पर वीडियो को पूरा देखिए। जिसको इम्पोर्टेंट, जिसका एग्जाम है उसको शेयर कीजिए। और अपने से अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप लोग मोटिवेट, आप लोग किस चीज़ को करेंगे तो मुझे मोटिवेट होंगे, चीज़ को आगे और मन लगेगा बताने में। ठीक है। अभी अपने अभी तक नदियों में कितने क्वेश्चन हो गए? 70 क्वेश्चन हो गए। 70 में से ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो क्वेश्चन ना मिले। 101% मिलेंगे। ठीक है। एमपीजी के। अच्छा, क्योंकि अब जो ये व्यापम ने चेंज किया है कि एमपीजी का वेटेज बढ़ाया है, तो उसी को देखते हुए हम एमपीजी की क्लास लेके आ रहे हैं। अभी हम आपको जो एमपी, कल परसों सीएम ने खुद मोहन यादव ने बताया हुआ है कि हम मध्य प्रदेश में 10,000 पुलिस की भर्तियां जल्दी ही करने वाले हैं। तो ये समझो 10 अपने कैलेंडर में एमपी पुलिस की वैकेंसी डली हुई है। तो उसके लिए भी हम वीडियो आएंगे। इसमें मैथ है और रीजनिंग और एमपीजी के भी इसमें कराएंगे, और साथ में साइंस भी कवर करेंगे। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। फालतू की बातें नहीं मिलेंगी करने के लिए कि ये करो वो करो फलाना टकाना ऐसा करो वैसा। बस थोड़ा बड़ा अभी नया है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, और अच्छी चीज़ें जितना होगा उतना सुधार करेंगे। आपको जो चीज़ चाहिए उन्हें बताइए तो सर हमें ये चीज़ की कमी है या इस चीज़ में सुधार कीजिए, उस चीज़ को हम और देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। ध्यान रखना अपना। शुभ रात्रि। थैंक यू।